हाय एवरीवन। तो इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक करा है तो इसका मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि आप 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और आपके अंदर भी इस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होगी कि क्या ये वीडियो है, इसमें क्या रहने वाला है। क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो लोग जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम कर देते हैं एंड उसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। एंड फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से एम्स का जो चांस है वो चला जाता है और फिर 1 साल का ड्रॉप उसकी वजह से हो जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो ड्रीम कॉलेज होता है वो एम्स होता है, उनको करना होता है एम्स से बीएससी नर्सिंग, बट ये कि छोटी सी गलती की वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है एंड जिसका फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपने ऐसी कौन सी गलती है फॉर्म में जो नहीं करनी है। क्योंकि फॉर्म जब आएगा तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, बस उनको मतलब होता है कि फॉर्म भर दो, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो एक्सेप्ट हो जाए और एम्स का चांस आपके पास से ना जाए, आपको एम्स की सीट 2026 में मिले, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपको चाहिए होता है उस टाइम पर जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पर अगर आपने सही से रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना, बिना स्किप करे देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। भले ही एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो या बाकी जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स है ऑल ओवर इंडिया, तो उन सभी की डिस्कशन हम लोग अपकमिंग वीडियोज में करते रहेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपका ब्रोशर है 2025 का। इसी के थ्रू हम पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस समझेंगे एंड कौन सी ऐसी गलतियां होती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा देता हूं कि एम्स जो अपना बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाता है वो कैसे करवाता है, उसको आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट पार्ट होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका सेकंड पार्ट होता है। अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन सही से नहीं करा और उसमें आपने गलती कर दी तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे, यानी कि एम्स का चांस आपके हाथ से निकल गया। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कब स्टार्ट होगा, आप मान के चलो लगभग अप्रैल में स्टार्ट होता है। अप्रैल के टाइम पे या मार्च एंड के टाइम पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लगभग मान के चलो 25 डेज का टाइम मिलता है। तो उस बीच में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना होता है एंड उसी के बाद बीच में क्या होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाता है। तो जिसने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है, जिसका एक्सेप्ट हो जाता है, वही फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है उसको पार प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हो द पार प्रोसेस, वो पार प्रोसेस वही है बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, यहां पर देखो आगे लिखा भी है, ये आपका पार प्रोसेस है। ठीक है, तो पार प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो पार प्रोसेस होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आपको सबमिट नहीं करनी होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, ठीक है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर ये आप इंटरफेस देख रहे हो, ठीक है, हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, एक्चुअली इमेज ही ब्लर है। तो इस पेज पर आपको जाना होता है। ठीक है, इस पेज पर जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना होता है एंड उस पर क्लिक करने के बाद अब देखो आपको क्या क्या चीजें फिल करनी होंगी। ठीक है, तो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे उसमें फिर आपको मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाला जो पेज होता है, जो बीएससी कोर्सेज के लिए वेबसाइट उन्होंने बनाई है, क्योंकि बीएससी की अलग रहती है, एमएससी की अलग रहती है। तो बीएससी कोर्स वाली वेबसाइट पे ही आपने जाना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एमएससी वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बाद में उन्हें जाके ये पता चलता है कि अरे हमने तो एमएससी वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, तो वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो बीएससी कोर्सेज की वेबसाइट है उसी पर जाके आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो करना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप कैसे बना सकते हो, आपके पास कोई भी मतलब फोन हो, ठीक है, फोन से आप रजिस्ट्रेशन आईडी बना सकते हो, लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी, किसी से भी बना सकते हो। तो फोन से भी सारा प्रोसेस हो जाता है। जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी अपने मेल पर रिसीव हो जाएगी। अब यही सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो बहुत ही छोटा सा है।
ठीक है। कुछ ही चीजें आपको अपनी फिल करनी होती हैं, ठीक है, कुछ 2-3 इमेजेस आपको अपलोड करनी होती है, लेकिन अगर आपने वो सही फॉर्मेट में या सही तरीके से नहीं करा, वो ही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप ये समझ लो, एक कैंडिडेट एक ही बार अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में हमसे अगर गलती हो जाएगी तो हम तो दोबारा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है, और आधार कार्ड नंबर अगर आपने एक बार डाल दिया तो उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल माना जाएगा, बेसिक वाला। मतलब यह है कि उसके बाद आपको सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, बेसिक रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, योर नेम, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है योर नेम। योर नेम आपको मतलब आपका जो भी नाम है वो आप फिल करोगे। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपके जो नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए आपकी 10th की या फिर 12th की मार्कशीट से। क्योंकि देखो 10th और 12th में तो देखो सबका सेम होता है, तो आप चाहें तो 10th की मार्कशीट से ले लो या 12th की मार्कशीट में ले लो, ठीक है। मतलब ये है कि आप आधार कार्ड का नाम बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड में भी क्या करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म फिल करो, सिर्फ हम एम्स बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कर रहे, आप नीट का फॉर्म फिल करो या कोई अदर कोई भी फॉर्म फिल करने वाले हो आप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको जो अपना नेम फिल करना है वो 10th या फिर 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वही सेम आपको फिल करना है। अब जैसे मान लो किसी का नाम जो है रमेश शर्मा है, ठीक है, लेकिन उसके आधार कार्ड में रमेश कुमार शर्मा है। अब उसने क्या करा, रमेश कुमार शर्मा भर दिया आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ जाओगे, आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जो अपना नेम डालना है फॉर्म में वो आपका 10th या फिर 12th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। उस नाम में मिस्टर वगैरह मिस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा। फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम आपकी मार्कशीट में लिखा है तो आप लगाओगे, नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगा दोगे। और खाली अगर फर्स्ट नेम ही लिखा है तो फर्स्ट नेम, मतलब जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको हूबहू उसमें फिल कर देना है, ठीक है। सेकंड आता है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम भी वहीं से आप सेम कॉपी करोगे, 10th की मार्कशीट से या 12th की मार्कशीट जो भी है उसमें आपके फादर का नेम लिखा होगा। फादर नेम में कभी भी मिस्टर वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ फादर नेम लिखना है जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आप डाल दोगे, सारी चीज आप कैपिटल लेटर्स में ही डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मदर्स नेम। मदर्स नेम में वही सेम, आपको जो भी आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में मदर्स नेम लिखा है वो आप एग्जैक्टली कैपिटल लेटर्स में एंटर कर दोगे। उसके बाद आता है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस क्या है, इसमें लिखा है कि एड्रेस आपका एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस डला हुआ है वो आप डाल दो, ठीक है। एड्रेस से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एड्रेस। मतलब ये है कि इसमें हल्की फुल्की गलती हो भी जाएगी तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई वेरीफाई नहीं करने वाला। लेकिन आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एड्रेस में मतलब यह है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तो हम यहां पर रह रहे हैं हमारा, लेकिन परमानेंट घर हमारा गांव वहां पर है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी है आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड में डाला हुआ है आप एग्जैक्टली वो डाल दोगे, ठीक है। आधार कार्ड वाला ही एड्रेस आपको डालना है, कुछ इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालोगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली कॉपी कर दोगे, आधार कार्ड में कुछ भी हो उसको छोड़ो, ओके। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके आधार कार्ड में आपको ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी तो दिसंबर चल रहा है, आपके पास 2-3 महीने का समय है, तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन जरूर करवा लें, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपको बाद में प्रॉब्लम देगी। मान लो कि आपने फॉर्म फिल करा अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको डेटा जो मैच करना है वो 10th की मार्कशीट से करना है, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा आईडी प्रूफ के लिए। तो उसमें अगर कुछ भी चेंज हुआ, मान लो कि आपका नाम जो है उसमें मिडिल नेम लगा हुआ है और 10th की मार्कशीट में नहीं लगा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ गलत लिखी है, उधर कुछ और लिखी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। तो इससे अच्छा यह है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि 10th की मार्कशीट में, ठीक है, 10th की मार्कशीट में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उससे अगर आपका आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा तो आप आधार कार्ड में जल्दी से जल्दी करेक्शन करवा लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड में जो फोटो लगा हुआ है वो फोटो 5 साल से ज्यादा पुराना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बचपन का फोटो लगा होता है और हम उसको अपडेट नहीं करवाते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आज तक हमने कभी एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। जिसने दे रखा उसको फिर भी पता हो सकता है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सकते हैं जिनका 12th इस साल हुआ हो या अगले साल अभी 2026 में होने वाला हो, वो भी पेपर देंगे। तो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है तो उसको जरूर करवाएं। अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में 5 साल से ज्यादा पुराना फोटो आपका लगा हुआ है तो प्लीज आप उसको भी अपडेट करवा लें, ठीक है। उसके बाद आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी में देखो आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी,
ठीक है, ये सब चीजें आपको फिल करनी होती है। तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप अपना कैटेगरी में फिल कर दोगे। ठीक है, अब इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ नियम होते हैं। अगर आपने उन नियम को भी अच्छे से नहीं समझा तो इसका भी रिजर्वेशन जो आपको मिलना होता है, इसका जो बेनिफिट आपको मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप ध्यान से देख लेना। और जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना होता, सिर्फ उनको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। बाकी जितनी भी कैटेगरी से उनको सर्टिफिकेट देना होता है वो सर्टिफिकेट इनके क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो उस केस में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप डाल दोगे, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो है फिर आपको अपनी आईडी कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ठीक है, तो जनरली हम लोग आधार कार्ड ही चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना तो पासपोर्ट होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ना पैन कार्ड होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से या तो 18 ईयर्स अभी एज कंप्लीट हुई है, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या पैन कार्ड वो 18 के बाद ही बनते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जो एक सबसे यूनिवर्सल और कॉमन आईडी कार्ड प्रूफ है वो हमारे पास आधार कार्ड है। ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर आपको डालना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर्म फिल करने से पहले आधार कार्ड में आप करेक्शन जरूर करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड का अगर डेटा मैच नहीं हो रहा होगा 10th की मार्कशीट से तो हो सकता है कि उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर वो इसीलिए डलवाते हैं कि आधार से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच हो जानी चाहिए जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हो। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, आधार, पासपोर्ट, ठीक है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें आप डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ये सारी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर दी। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। ठीक है, दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। अब देखो इसके भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप एम्स का जो पेपर है वो नहीं दे सकते हो किसी भी केस में। ठीक है, आप ये समझ लो कि अगर यहां गलती हो गई तो आपका चांस पूरे साल जो है बर्बाद हो जाएगा, ये आपको चांस दोबारा नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, नहीं होता है, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज का। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, फोटो वो गलत अपलोड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन वो गलत डाल देते हैं और एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पूरा साल उनका खराब हो जाता है इसी चक्कर में। क्योंकि एम्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस, इतनी नंबर ऑफ सीट्स देता है और उसके साथ इतनी अच्छी फैसिलिटीज देता है। तो ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो प्लीज इसमें जरूर आगे रहना, इसमें पीछे मत रहना कि आपसे कुछ गलती हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहां पर जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा उसमें देखो इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हैं। एक तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। अब फोटो कैसे अपलोड करते हैं वो भी आप फोन की मदद से ही बना सकते हो, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फोटोग्राफ को अपलोड कैसे करें या सिग्नेचर को अपलोड कैसे करें। ठीक है, उस पर मैं पूरी क्लियर वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको हेल्प पूरी मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी किसी साइबर कैफे वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फॉर्म खुद से फिल करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि वो साइबर कैफे पे जाके फॉर्म फिल करवाते हैं और वो साइबर कैफे वाला ही उनका फॉर्म गलत कर देता है, और जब एडमिट कार्ड आता है तब उनको ये बात पता चलती है। ठीक है, क्योंकि देखो साइबर कैफे पे जो बंदा बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी और उसकी ब्रेन कैपेसिटी जो है वो उसको जो है कंपैरिजन करके देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हो एज कंपेयर टू दैट पर्सन, तो इसलिए आप अपना फॉर्म खुद से फिल करो, वो बेस्ट है। ठीक है, तो कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए, फेस पर कोई गॉगल्स, ग्लासेस ये सब नहीं होने चाहिए, कैप वगैरह नहीं लगानी है, स्कार्फ वगैरह नहीं होना, मास्क नहीं लगाना, ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप मोबाइल फोन से, देखो उन्होंने लिखा है कि नहीं लेना है, बट मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल फोन से ही आप प्रोफेशनल फोटो कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसी तरीके से उन्होंने सिग्नेचर का क्राइटेरिया दे रखा है, सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर के ऊपर करोगे, उसका फोटो लेके आपको अपलोड करना होगा, लेकिन इसका पर्टिकुलर साइज होता है, इसकी डायमेंशन होती है, इसकी वो पिक्सल होते हैं कि इतने पिक्सल में ही आपका जो है फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, या इतने केबी का ही आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि फोन से ही आप सारी चीजें करके कैसे फॉर्म में अपलोड कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि फॉर्म आने वाला है, अब मतलब मार्च अप्रैल में आ जाएगा, तो उससे पहले ही आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। ठीक है, और उसके बाद थंब इंप्रेशन, तो लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा होता है वो आपको इंक पैड पे लगा के और व्हाइट पेपर पे लगाना और उसका फोटो आपने अपलोड करना है। ठीक है, और देखो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये इनकी बात नहीं सुनी कि आपने फोटो गलत अपलोड कर दिया, ब्लर अपलोड कर दिया, साइज उसका ढंग से सेट नहीं करा, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा जब आप ये सबमिट करोगे। ठीक है,
देखो, ये जब आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। तो पासवर्ड और ईमेल आईडी जब आपको रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद का जो प्रोसेस है फाइनल रजिस्ट्रेशन का, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपको कंटिन्यूसली 2-3 दिन के अंदर चेक भी करना होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट हुआ तभी आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये लोग करेक्शन का एक चांस तो देते हैं, लेकिन अगर उस करेक्शन में भी आपने मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपना दिमाग नहीं लगाया और फिर से अगर गड़बड़ कर दी तो वो चांस चला जाएगा। मतलब एक चांस ये जरूर देते हैं, ठीक है, बट ये समझो कि वो लास्ट चांस होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, इसके बाद एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। ये जो आरयूसी कोड जनरेट होता है ये कोर्स वाइज होता है, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो उसका कोड अलग जनरेट होगा, बीएससी पैरामेडिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका कोड अलग जनरेट होगा। फिर आपको क्या करना होता है, जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे इसके बाद, तो जो आपका आरयूसी कोड है और जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड, ठीक है, ये तीनों चीजें एंटर करके आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इन सब चीजों में कितने मार्क्स हैं, कौन सी ईयर में आपने 12th किया है, ठीक है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। और ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी होती है। और पेमेंट में भी बहुत बड़ा पंगा हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाती है, वहां पर सक्सेसफुल होता नहीं है और फिर हम इंतजार करते रहते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, डेट हमारी जो लास्ट डेट है वो नजदीक आने लगती है, फिर हम क्या करते हैं, दोबारा पेमेंट कर देते हैं। तो इस चक्कर में हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, दो बार हमें पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो पेमेंट का सही तरीका यह है कि पेमेंट आप हमेशा कार्ड से करें। ठीक है, पेमेंट आप यूपीआई से ना करें, क्योंकि यूपीआई में फेलियर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो, जैसे जो अच्छे बैंक्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर आपका जो है एचडीएफसी बैंक हो गया, ये 4 बैंक मुझे सही लगते हैं जिनके सर्वर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इन 4 बैंक में से किसी भी बैंक का आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आपकी पेमेंट ऑलमोस्ट 100% जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास खुद के पास कार्ड नहीं है तो आप किसी और से भी करवा सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड वगैरह से वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आप जो है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपने एग्जाम सिटी चूज करना होता है। 3 चॉइसेस आपको भरनी होती है। आपके घर के पास जो भी 3 सेंटर होंगे वो आप फिल कर दोगे। तो 99% चांस यही होता है कि जो पहला वाला सेंटर हम फिल करते हैं वही हमको मिल जाता है। तो सेंटर कौन कौन से हैं इंडिया में, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इंडिया में आपको कहाँ कहाँ सेंटर मिलते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और फिर उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर संभाल के अपने पास रख लोगे और फिर आप अपनी तैयारी करोगे, एडमिट कार्ड का वेट करोगे और फिर एडमिट कार्ड में जो भी लोकेशन पे आपका एग्जाम आएगा वहां आपको जाना होगा उस दिन और रिपोर्ट करके फिर आपको कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो गलतियां मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ। एक तो आधार कार्ड अपना अपडेट करके रखना है। दूसरी चीज, फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करो, नाम, पिता का नाम, फादर नेम मतलब मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी 10th की मार्कशीट से होनी चाहिए। फोटो वगैरह आपका प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। कैटेगरी जब आप चूज करो तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी को चूज करें, अदरवाइज जनरल कैटेगरी चूज करें। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है और ये बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया, आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएगा एंड आप जो है सक्सेसफुली एग्जाम का पार्ट बन पाओगे, एग्जाम में अपियर हो पाओगे। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही इजी तरीके से कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आप भी अगर एम्स का एग्जाम दे रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एम्स जरूर लिखना। ठीक है, और बाकी अगर जिसका कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और सरकारी हिट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।